आपने कंप्रेसर चेंज कर दिया। कंप्रेसर चेंज करने के बाद आपने गैस कैसे चार्ज करनी है, सिंपल मेथड ये है कि इजीली 5-10 मिनट के अंदर आपका फ्रिज आधे घंटे में फ्रिज तैयार हो जाता है। हम आते हैं अब दूसरे मेथड की तरफ। फिर उसके बाद आप गैस चार्जिंग पर आए। सामान मैंने गैस इधर तो कल ठंडे था, मैं गया नहीं बाज़ार में, मेरे पास पड़ी थी गैस में ले आया मैंने ताकि प्रैक्टिकल लेता है। दिन थोड़े बड़े कीमती दिन होते हैं। आप लोग जब लीकेज के इशू आ जाते हैं, आप कंप्लेन पे गए तो अब पहला फॉल्ट क्या था, आप गए कंप्लेन पर, आगे आगे से पीछे बस एक आ जाए, एक अगली सीट पर है, अपने पीछे जाके बैठते हैं। हमारे पास क्या होता है कि आपके पास यूनिट आया, यूनिट के अंदर प्रॉब्लम ये थी कि वो कूलिंग नहीं कर रहा। आपके पास जितना भी फॉल्ट आएगा यही आएगा। कस्टमर ये नहीं बता सकता फ्रिज चलता है, बंद हो जाता है, ये करता है, वो करता है। हाँ, दो एक फॉल्ट आपको देगा। वो कहेगा जब चलता है धड़ करता है, जब बंद होता है धड़ करता है। ये कंप्लेन है, जो ओपन कंप्लेन है वो आपको दे, वो आपको मैंने बताया हुआ। एक बार फिर मैं रिवाइज कर देता हूँ। अगर चलती हुई आवाज़ दे, अभी मेरा खुद मूड कर रहा है हालात दे के यूट्यूबों के दिल कर एक चैनल बनाया जाए। इसके अंदर टेक्नीशियन से यही पे शुरू से बेसिक से स्टार्ट करना है और एंड तक ले जाना है कि आराम से एक स्टूडेंट दे के तैयार हो जाएगा। मेरा आजकल मूड है कि मैंने पता करना है चैनल कैसे बनना है, कितने चार्जेस है। अभी चैनल एक ऐसी टेक्नीशियन या सिर्फ बना लेते हैं, किसका बनाया हुआ है ना, जहाँ कहीं फंसेंगे हम नहीं देखना और कितना देखना। कंप्लेन की तरफ हम जाते हैं। फ्रिज की कंप्लेन ये आ गई कि यूनिट कूलिंग नहीं कर रहा। अब आप कंप्लेन पे पहुँचे, आप कई इश्यूज आ सकते हैं। रिले ख़राब है, ओवरलोड ख़राब है, थर्मोस्टेट कुछ ख़राब है, कंप्रेसर नहीं चल रहा। रिले ख़राब हो गई, ओवरलोड ख़राब हो गया, थर्मोस्टेट कुछ ख़राब हो गया, कंप्रेसर नहीं चल रहा। आपकी यूनिट कूलिंग कहाँ से करेगा। अब अगले जो मेजर इशू हैं, गैस लीक हो गई, कंप्रेसर का पंप ख़राब हो गया, गैस को कंप्रेस नहीं करा, आपका यूनिट कूलिंग नहीं कर रहा। अब आप गए वहाँ पर, अगली पोजीशन की तरफ जाता हूँ, बाकी फॉल्ट आपको मैं दिखा चुका हूँ। आप गए वहाँ पर कंप्लेन पे पहुँचे, आपने देखा है कि कंप्रेसर बंद किया हुआ था, आपने कंप्रेसर को ऑन किया है। एक चीज़ का ख्याल रखा करें, हर क्लास को मैं कहता हूँ कंप्रेसर की पोजीशन को लाजमी देखा करें, कंप्रेसर की हालत क्या है। कंप्रेसर नहीं चाह रहा तो उसे एकदम कैपेसिटर टार्क वार्क ना मारना शुरू किया करें, पहले कंप्रेसर को ठंडा किया करें, ताकि ठंडा करेंगे तो उसकी रेजिस्टेंस अपनी हालत में आएगी, फिर कंप्रेसर इजीली स्टार्ट लेगा। जब आपका कंप्रेसर हीट अप है, उसकी मज़ामत बढ़ी हुई है, उसने नहीं चलना, मैग्नेटिक फील्ड ही नहीं बननेगी, तो कंप्रेसर कहाँ से चलेगा। इन चीज़ों को पहले देखा करें, आम मैकेनिक नहीं देखता। दूसरा, अगर कोई सीनियर आपका काम कर रहा है, आपने देखे कंप्रेसर हीट अप है, ये पंखे कर रहे हैं, बस दिल में मुस्कुराए, उसको कुछ ना कहे। अगर उसको कुछ कहा आपने, वो कहेगा मैं सीनियर हूँ या तो सीनियर है, उसने चढ़ जाना है आपके ऊपर और आपको अंदर लेके भी नहीं जाना। तो इस वजह से इन चीज़ों से आपने अवॉइड करना है। उसको जो कुछ कर रहे करने दो, दिल में खुश हो गए। बहुत बड़ी फिल्म है कि काम नहीं आता है इसको, दिमाग काम जानता है लेकिन काम करने का तरीक़ेकार पता नहीं है, मैंने काम कैसे करना है। अब यही कहने के हमसे कई हाथ आगे हैं, लेकिन काम करने के तरीक़ेकार का पता नहीं है। वो फनकार हैं अपने हिसाब में, लेकिन काम करने में जहाँ पे कोई मसाइल या इश्यूज होते हैं, किन चीज़ों को मद्देनज़र रखना होता है, वो उनको पता नहीं होता। वो लकीर के फ़कीर होते हैं, उस्ताद ने ऐसे किया तो वो भी वैसे ही करेंगे। अपनी तरफ से उनका जहन काम नहीं करता, लेकिन आप लोगों का अपना जहन काम कर रहा होता है। अब आपके यूनिट के अंदर क्या है कि आपने गए यूनिट चलाया, आपने कंप्रेसर चल पड़ा, आपने देखा कूलिंग ही नहीं कर रहा यूनिट। अब आपने क्या किया, अपने कस्टमर तय सर दो मेजर मसले इसके अंदर लग सकते हैं। एक मसला इसका ये है कि इसके कंप्रेसर का पंप फारिग हो सकता है। दूसरा मसला ये हो सकता है इसके अंदर गैस लीक होगी, कहीं लीकेज है। फिर उसे पूछेंगे कि इसकी हिस्ट्री लेने के लिए आया, पहले इसमें लीकेज का इशू तो नहीं आया, कहीं गैस पहले कम तो नहीं हुई। दूसरा, आपको फ्रिज खुद बता देगा, उसकी चार्जिंग लाइन बता देगी कि इसके अंदर गैस पहले चार्ज हुई है कि नहीं, क्योंकि कस्टमर किसी मैकेनिक ने टाँका लगाया होगा या कुछ काम किया होगा, आपको पाइप लाइन ही बता देगी कि लाइन के अंदर जोड़ आ गए हैं, तो ये टाँका लगा हुआ है इसके अंदर, तो ये हाथ लगा हुआ है किसी का। तो ऐसी सूरत के अंदर आपने कस्टमर से पूछना होता है कि सर ये कब पहले रिपेयर कराया था, वो आपको बताया कि इतने अर्से पहले रिपेयर कराया था, इसका मतलब है गैस लीक होगी, इसके अंदर लीकेज है। आप सामने नज़र मारेंगे पहले कि आया किसी जगह पर, किसी जोड़ पर तेल तो नहीं आया हुआ, हल्का सा भी तेल। आपकी डिस्चार्ज लाइन है, सेक्शन लाइन है, ड्रायर के टाँके हैं, जो ओपन टाँके हैं, इन पर आपने नज़र मारनी है। टाँकों पर पाइप नहीं लीक होता, टाँकों पे नज़र मारनी है, कोई टाँका लीक तो नहीं हुआ हुआ।
क्योंकि फ्रिज एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करते रहते हैं, या मकान जो बेचारे शिफ्ट करते हैं किराए वाले, उनके लिए बड़ा अजाब होता है। उठा उठा के फ्रिज को मारते हैं, उनको पता नहीं होता, पठान भाई होते हैं हमारे, वो तो उठा के परे हमारा बस जल्दी निपटाओ, लाइन गए, उसको क्या पता लाइन गए, गैस शुरू हो गई तो और क्या उसका क्या जाता है। इस वजह से क्या होता है, इन लोगों को टेक्निकली आपने जब ऐसी चीज़ें खुद उठा के रखनी होती है। फ्रिज रखते वक्त आपने ये ध्यान में रखना है, आप जब फ्रिज ऊपर रख रहे हैं तो कंप्रेसर साइड बाद में आनी चाहिए, कंप्रेसर बाद में चढ़ना चाहिए, पहले ऊपर वाली साइड जानी चाहिए। क्यों? अगर पहले कंप्रेसर चढ़ा दिया तो यूनिट नीचे टेढ़ा होगा, इसके अंदर लाइन आपकी लाइनों तेल जो है लाइनों में चला जाएगा, आपका यूनिट कूलिंग छोड़ेगा, गड़बड़ कर देगा। उतारते हुए आपने ध्यान में रखना है, पहले कंप्रेसर साइड उतारो, तेल यूनिट के अंदर, और उतारने के बाद जब तक फ्रिज को चलाना नहीं होता 3-4 घंटे इस तरह रहने देना होता है, कहीं अगर लाइनों में तेल चढ़ गया है वो वापस आ जाए। क्योंकि हम लोग अनाड़ी हैं, हमारे यहाँ औरतें जो भी हैं टेक्निकल स्किल तो है नहीं, हमारे पाकिस्तान के अंदर अगर हैं भी थे वो भी अनाड़ी हैं, फ्रिज को जाते ही चला देते हैं। तो फ्रिज के अंदर कंपनी भी इंस्ट्रक्शन देती है कि जब फ्रिज आप नया लेके जाएँ इसे 6 से 8 घंटे नहीं चलाना। कंपनी से लेकर मैन्युफैक्चर से लेकर जहाँ जहाँ फिरता फिराता यहाँ तक है, पता नहीं कितनी बार टेढ़ा हुआ, कितनी बार क्या हुआ, तो ऐसी सूरत के अंदर वो कहते हैं 6 से 8 घंटे रुके, उसके बाद इसे 24 घंटे खाली चले। अब जिनके घर में फ्रिज चला जाते हैं वो तो उनका दिल इतना होता है बस अभी चलाते ही सामान मान देते हैं वो लोग। हम लोग जब फ्रिज दे के आते हैं घरों में, हमारे निकलते हैं उनको हम इंस्ट्रक्शन देते हैं, कल रात सुबह तक आपने कोई चीज़ नहीं रखनी, वो क्या करते हैं उसी टाइम सामान ठोक देते हैं, फिर सुबह मुंह उठा के आ जाते हैं बड़े गुस्से में, जी वो तो आपने कैसे तैयार किए, वो तो कूलिंग ही नहीं करते। हम हैरान होते हैं, यार चीज़ चेक की है फिर ये कैसे नहीं हो सकता। हमारे छठी समय बता देते इन्होंने वही आराम भी की होगी, माल मार दिया होगा, अंदर बोतलें, इतना सा कंप्रेसर है, इतनी सी गैस है अंदर, तो आप इतना बड़ा लोड डाल देंगे तो उससे क्या काम करें। गैस ऐसा ऐसा इसके अंदर लोड डाला जाता है, किसी भी फ्रिज के अंदर आप एकदम लोड डालेंगे उसमें टेम्परेचर मेंटेन होने में कई दिन लगेंगे। थोड़ा थोड़ा लोड डाले जैसे वो कवर हो जाए, फिर मज़ीद लोड, फिर उसके बाद जितना फुल कर दे कोई मसला नहीं, क्योंकि जो फ्रीज़र है वो फ्रिज के साइज़ के हिसाब से डिज़ाइन किया गया है, तो इस वजह से कोई प्रॉब्लम नहीं है। एकदम लोड डालेंगे उसमें ठूस हो जाए, उसने टेम्परेचर ही मेंटेन नहीं करना, मुसलसल चलते रहना है, कंप्रेसर में ऑटो भी नहीं आएगा। ऊपर बिजली की लोड शेडिंग होती है, फिर अगले दिन तो आना ही आना है जी, वो नहीं होता। और दूसरा तरीक़ेकार गलत है, फ्रिज में बोतलें रखने की तुक ही नहीं। फ्रिज के अंदर बर्तन कोले रखे जाते हैं, बीकर रखे जाते हैं, उसके अंदर बर्फ़ जम जाए उसको आप कूलर में डाल, ताकि जो भी पानी पिए वो कूलर से पिए, वरना क्या होता है हर 2 मिनट के बाद फ्रिज का दरवाज़ा खुलता है, सत्यानाश होकर रह जाते हैं फ्रिज के दरवाजे का, गैसकेटें ख़राब हो जाती है, दरवाजे गल जाते हैं, पानी अंदर फेंकते हैं, बोतल खोलते हैं, ढक्कन अंदर सही बंद नहीं करते, बोतल सारा पानी साइडों पे गिर रहा होता है, इस वजह से नुकसान होता है, फ्रिज का सत्यानाश होता है। समझदार लोग कभी भी बोतलें नहीं रखते, वो रखते हैं क्या है, कोले रखते हैं, सुबह कूलर भर के रख दिया, बस पानी जो भी पिएगा एक बार फ्रिज का दरवाज़ा खोलेगा कुछ ही नहीं, दोबारा नहीं खोलेगा, उसे पता है कूलर में पानी, बोतल अंदर होती नहीं है। इस चीज़ को फॉलो करना होता है। अब आपने क्या किया, अब आपने जाके वहाँ पर इसकी लाइन को काटा, आपने कहा भी मैं चेक करता हूँ, आपने सबसे पहले चार्जिंग लाइन को आपने काट दिया, काटते हो तो अंदर से हल्की सी शू की आवाज़ हुई है, खत्म हो गया। इसका मतलब है कंप्रेसर नहीं चला रहा, चार्जिंग लाइन काटी, अंदर से शू की आवाज़ आई, गैस खत्म हो गई जो थोड़ी बहुत थी, इसका मतलब है इसमें गैस नहीं है। अब गैस नहीं है तो आपने साथ दूसरी चीज़ भी फॉलो करनी है कि आया इसका पंप भी काम करता है कि नहीं करता। गैस नहीं निकले आपके यहाँ, इसका पंप तो सही होगा नहीं, पंप भी ख़राब हो सकता है। क्यों? क्योंकि हम लोगों की आदत है जब तक फ्रिज एंड तक थोड़ी थोड़ी कूलिंग क्यों नहीं कर रहा था, जेब इजाज़त नहीं देती, हालात भी होते हैं इंसान के कि दिल तो करते ठीक रहे लेकिन जेब इजाज़त नहीं देती, और भी घर के हज़ारों मसाइल होते हैं, ज़रूरत की चीज़ें होती हैं, हम लोग मंडी रखते हैं, उसी के अंदर गुजारा करते हैं। जब बिल्कुल ज़ीरो हो जाते, ख़त्म हो जाते, फिर मैकेनिक को बुलाते हैं। मैकेनिक जब आके चार्जिंग लाइन को काट दिया, उसने काट के उसने कहा गैस कम है तो गैस चार्ज होगी तो ठीक हो जाएगा, तो वो फिर अपने गले में अजाब डालता है। इसका रास्ता क्या होता है, आप इसके पंप को भी चेक करें, डिस्चार्ज लाइन काटें और उस तरह पंप चेक करें जिस तरह आपको बताया गया है, पंप का प्रेशर प्रॉपर है, इसके अंदर बैच वगैरह हर चीज़ कोई चीज़ तो नहीं है। क्योंकि जब आपके पास यूनिट आ गया है, कोई भी इशू है, कोई भी मसला उसने खड़ा किया होगा, पहले का मसला मत्थे हमारे लगेगा। बेलफर्ज उसके अंदर बैक है, जब वो बंद होता है धड़स की आवाज़ मारता है, अब हमारा मसला नहीं है ना, हमने वो मसला हल किया है, कस्टमर हमारे पास आएगा जी, वो तो पहले तो इस तरह बंद ही नहीं होता।
अब पहले अब तो ये शुरू कर दिया, अब उसके अंदर बैग इस वजह से आगे उन्होंने बिल्कुल एंड तक उसे चलाया है। जब गैस थोड़ी सी ख़त्म हो गई, रह गई, थोड़ी सी कूलिंग रह गई, फिर उन्होंने जाके इसको बंद किया। तो इसमें वाल कमज़ोर हो गए, इसके वो बैग मारने शुरू हुए। लेकिन कस्टमर हमारे मत्थे लगेगा, ये तुमने कर दिए, तुमने बर्बाद कर दिए। पहले तो बिल्कुल स्मूथली चलता था, पहले चलता होगा, हम इस चीज़ को मानते हैं, लेकिन कस्टमर को समझाना बड़ा मुश्किल होता है कि ये ऐसे इस तरह हुआ। वो गले में अजाब पड़े रहता है, बड़ी मुश्किल से उसे जान छूटती है, वो अजाब बना रहता है हम लोगों के लिए। ऐसे ऐसे मसले मसाइल आ जाते हैं। अब इसके बाद आपने पंप चेक किया, पंप चेक करने के बाद आपने उसको क्लियर करना है कि सर इसके अंदर लीकेज का इशू है, कहीं लीक है यूनिट। अब लीक किस वजह से, फिर हम हिस्ट्री लेंगे। आया फ्रिज को आपने ज़्यादा अरसा बंद तो नहीं रखा, 2-3 महीने 4 महीने आपने बंद तो नहीं रखा। अगर आपने बंद रखा है फिर लीकेज का इशू है। जब पंप कंप्रेसर का पंप जाम हो जाता है, जब बंद आप फ्रिज को रखेंगे, क्योंकि अंदर कंप्रेसर ऑयल सर्कुलेशन कर रहा होता है। ये कंप्रेसर मुख्तलिफ पुर्जों के दरमियान हरकत करता है, जिसकी वजह से जंग लगता है। वो जंग जो है वो मुख्तलिफ, जब कंप्रेसर बंद होता है मुख्तलिफ चीज़ों के दरमियान बैठ जाता है। जब आप महीना 2 महीने नहीं चलाएंगे वो जंग ग्रिप कर जाता है पार्ट्स को, तो उस जगह पर सारी कार्बन होती है, फिर कंप्रेसर चलता ही नहीं। जब वाल आपके टेढ़े हो जाते हैं कंप्रेसर के, आपका यूनिट कूलिंग ही छोड़ देता है, या रिले के पार्टों पे कार्बन आ जाती है, कंप्रेसर फिर नहीं चलता। कई इशू आते हैं। फ्रिज अगर नहीं, मौसम ठंडा है कश्मीर साइड पे, आप उसे 0 पे चलाएं, या हफ्ते में एक बार लाजमी चलाएं उसे। अगर आप बंद रखेंगे प्रॉपर, फिर आप तैयार हैं, कोई ना कोई इशू खड़ा हो जाए। पुराने फ्रिज में इशू नहीं आता, नए फ्रिजों में तो बहुत ज़्यादा इशू आता है। ये इसके फ्रीज़र लीक हो जाते हैं। पहले फ्रीज़र थे कॉपर के, वो लीक नहीं होते थे। अब फ्रीज़र आ रहे हैं सारे सिल्वर के, ये लीक हो जाते हैं, क्योंकि इसके अंदर फ्रिज के अंदर इंसुलेशन इस्तेमाल होती है, जिसको हम कहते हैं थर्मोकोल। थर्मोकोल रिएक्शन करती है आपके सिल्वर के साथ। जब आप फ्रिज को बंद करते हैं, तो जब बंद करेंगे तो अंदर जो पीछे इंसुलेशन है वो सारी गीली होती है। गीली क्यों होती है? इस वजह से होती है, वहाँ पर नमी होती है, सारी नमी की वजह से इंसुलेशन सारी पैकिंग जो है वो गीली हो जाती है। अब जब गीली हो गई है, जब ये दोबारा खुश्क होगी इंसुलेशन, तो इसके दरमियान कांटे कांटे से बन जाते हैं। जो आपकी इंसुलेशन होती है थर्मोकोल, इसमें कांटे कांटे से बन जाते हैं, इसके अंदर मुँह निकल आते हैं। वो जो मुँह है वो सिल्वर को खा जाते हैं, उसमें सुराख करते हैं। ये वजह, जिसकी वजह से आपके फ्रीज़र लीक हो जाते हैं। फ्रिज को बंद करें। कई कंपनी जो अच्छी कंपनी थी पहले, डॉलिस भी यही करती थी, अब नहीं करती। क्या करती है कंपनी, जो टॉप क्लास मैंने कंपनी देखी, जब ये पाइप आपका वेपरेटर बंद है, वेपरेटर के ऊपर टेप लगाते हैं, चिपकने वाली पक्की टेप लगाते हैं, ताकि इसकी नमी का असर बैड इंसुलेशन पर न हो। और अगर कहीं इंसुलेशन पे पड़ भी रहा है, इंसुलेशन अगर गिली होके खुश्क होने के बाद कांटेदार बन भी गई है, तो पाइप पर असरअंदाज ना हो, ये इंसुलेशन उसको रोके। ठीक ठाक करके पर टेप लगी होती है, पूरे वेपरेटर पर टेप होती है बैक साइड, ताकि बाहर नमी भी ना गिरे। क्योंकि जब नमी बाहर ज़्यादा रहेगी तो आपका फ्रिज 3-4 साल बाद फ्रिज की बॉडी के साइड पर नमी आना शुरू हो जाती है। आपका फ्रिज है ऊपर वाले खाने के अंदर साइडों पर, दरवाजे के साथ ही साइडों पर, बैक साइड पर, कोने के अंदर हल्की हल्का गीला होना शुरू हो जाता है। गीला होने से क्या मुराद है, जहाँ इंसुलेशन खत्म हो गल वजन बढ़ जाती है। हाँ, इंसुलेशन गल गई है, तो उस जगह पर सारी वो अब जो नमी है वो दीवार के साथ असरअंदाज हो रही है, जिसकी वजह से नमी पैदा है। जब फ्रिज के अंदर ये मसला आ जाए, समझ जाए कि या आपकी ड्रेन लाइन बंद है, ड्रेन लाइन बंद होने की वजह से पानी वहाँ रुक रहा है ज़्यादा, वो साइडों से सुराखों से गुजर के बॉडी के अंदर जा रहा है, जिसकी वजह से सारी बॉडी कर। इन चीज़ों को देखना होता है जब आप फ्रिज लें। इस चीज़ फ्रिज को हमेशा इस वजह से कंपनियाँ क्या करती हैं, नीचे एडजस्टेबल जो है वो नट लगाती हैं, कि आप उसके अंदर लीवर लगा होता है, जो नीचे आपका पाया नज़र आता है, ये एडजस्टेबल होता है। फ्रंट साइड फ्रिज वाले दरवाजे साइड तकरीबन आधा इंच ऊपर होनी चाहिए, ताकि पानी बैक पे जाए। अगर फ्रिज पहले बराबर पड़ा है, फिर पानी आगे आएगा, आगे वाली साइडों को खराब करेगा। ये चीज़ें पहले देखनी होती। अब इस तरीके से आपने क्या किया, आपने चेक कर लिया कि इसका पंप भी ठीक है तो ओके है। अगर पंप भी ख़राब है, फिर उसे बताएंगे सर इसके अंदर लंबा मसला है, इसके अंदर गैस भी मसला है, आपका कंप्रेसर भी मसला है, आपने फ्रिज को चलाए रखा है। फिर बंदा बयान कर सकता है, उसकी हिस्ट्री उसके सामने आती है कि इसकी कूलिंग ख़त्म हो गई थी, लेकिन आपने इसे चलाए रखा है, जिसकी वजह से इसका पंप जो है वो कमज़ोर हो गया, ख़राब हो गया। अब आपने क्या करना है, अगर पंप ठीक है, अब आपने इसके अंदर लीकेज का इशू देखना है, इसके अंदर लीकेज कहाँ हो सकती है। हमारा सिस्टम 2 हिस्सों पर तकसीम है, एक हिस्सा हाई साइड हिस्सा है, एक हिस्सा लो साइड हिस्सा है।
एक हिस्सा हाई साइड से मुराद ज़्यादा दबाव वाला हिस्सा, डिस्चार्ज लाइन, कंडेंसर, ये ज़्यादा दबाव वाला हिस्सा। रेफ्रिजरेंट कंट्रोल का इनलेट ज़्यादा दबाव वाला हिस्सा है, आउटलेट कम दबाव वाला हिस्सा है। वेपरेटर, ये सेक्शन लाइन, ये कम दबाव वाले हिस्से। इस साइड पर दबाव कम होता है गैस का, इस साइड पर दबाव ज़्यादा है। कंप्रेसर जब गैस को कंप्रेस करता है तो गैस हमारी कंडेंसर में आती है, ज़्यादा दबाव में होती है। यहाँ से भी आगे दबाव ज़्यादा जा रहा है, लेकिन आगे रेफ्रिजरेंट कंट्रोल है, कैपिलरी ट्यूब है, इसका अंदरूनी डाया बहुत ज़्यादा कम होते हैं, 0.31 बाल बराबर सुराख होता है। जब गैस आगे खारिज होती है तो इसका दबाव कम हो चुका होता है, प्रेशर कम हो जाता है। तो इस वजह से ये जो साइडें हैं, कंडेंसर साइड ये ज़्यादा दबाव वाले हिस्से हैं, और वेपरेटर साइड, सेक्शन लाइन, ये जो है ये कम दबाव वाले हिस्से हैं। अब हम क्या करते हैं, हम कैपिलरी ट्यूब के मुंह को टांका लगा देते हैं। सेक्शन लाइन को इधर से हम अलग करेंगे, अलग करने के बाद इसके साथ हम गेज लगाएंगे, ऐसे जैसे ये गेज है, मैं आपको समझा देता हूँ। लाइन लगानी है जैसे आप इधर लगाते हैं, ये जो लाइनें आपकी लगी हुई है ये कंप्रेसर के साथ, ये आपने चार्जिंग लाइनें साथ वेल्ड करनी है। चार्जिंग लाइन वेल्ड करने के बाद ये जो चार्जिंग लीड है, ये लीड इसके साथ आपने लगा दी, ये लीड इसके साथ लग गई। अब आपने जो गेज इस्तेमाल करनी है, ये लो प्रेशर गेज इस्तेमाल नहीं करनी, यहाँ पर आपने हाई प्रेशर गेज इस्तेमाल करनी है, जिसकी रीडिंग 0 से 500 PSI हो। लो प्रेशर गेज की रीडिंग 0 से 250 PSI होती है, कम दबाव होता है। ये हाई प्रेशर आपने इस्तेमाल करनी है, जिसकी जो रीडिंग है वो 0 से 500 PSI तक हो, क्योंकि आपने ज़्यादा प्रेशर देना है। अगर आप छोटी गेज इस्तेमाल करेंगे तो प्रेशर कम होगा, लीकेज नहीं मिलेगी आपको। ठीक है, अब इसके अंदर आपने क्या करना है, 200-250 PSI गैस का प्रेशर डालना। आपने जहाँ पर गैस का प्रेशर नहीं डालना, आपने जहाँ पर पंप इस्तेमाल करना है, प्रेशर पंप इस्तेमाल करना है। प्रेशर पंप से मुराद पंप बना हुआ, बाज़ार से भी आपको पंप मिल जाता है, वैक्यूम पंप भी आपको मिल जाता है बने बनाए, लेकिन वो बहुत महंगे होते हैं, हम अफोर्ड नहीं कर सकते। हम क्या करते हैं, आम कंप्रेसर इस्तेमाल करते हैं, जो फ्रिज के अंदर लगा हुआ कंप्रेसर होता है वो इस्तेमाल करते हैं। एसी का कंप्रेसर इस्तेमाल नहीं करते। एसी का कंप्रेसर चलता है रिटर्न पर, ठंडी गैस पर चलता है। तो आपको अगर रिटर्न नहीं मिलेगी, साफ ज़रा आपने ऊपर रखा हुआ है, आप प्रेशर दे रहे हैं, तो क्या होगा, आपका कंप्रेसर 15 मिनट आधे घंटे में हीटअप होकर ब्लास्ट हो जाएगा। ये हादसा कई बार हो चुके हैं। तो इस वजह से अपने फ्रिज का कंप्रेसर 1/2 का या 1/3 का आप कंप्रेसर उठाएंगे, 1/3 का या 1/2 का। और फ्रिज का कंप्रेसर हम बार वैक्यूम पंप हम दुकान के अंदर रखते हैं, हम दूसरा साइज छोटा नहीं रखते। अगर हम छोटा रखते हैं तो उसके अंदर क्या प्रॉब्लम आती है, वो खुद तेल जब प्रेशर मारता है साथ तेल भी मारना शुरू कर देता है। तो जब हम 1/2 1/3 का रखेंगे, इनका प्रेशर भी सही होते हैं, हीटअप भी नहीं हो रहे होते इतने, और तेल भी नहीं मारते, तो हमें सूट करते 1/2 का रखें, बेहतरीन है। एक ही बार आपका खर्चा होगा, लेकिन आप जेन्युइन कंप्रेसर ना लें, ब्रांडेड कंप्रेसर लें, तैयार हुआ हुआ 6-7 हज़ार रुपये का आपको मिल जाएगा, 5-6 हज़ार रुपये का। ये वैक्यूम पंप के तौर पे इस्तेमाल हम करते हैं। अगर प्रॉपर हम वैक्यूम पंप लें, ये जो कंप्रेसर होते हैं ये छोटे लेवल पर कारआमद है। फ्रिज, डीप फ्रीजर, विंडो एसी, स्प्लिट तक तो ये कारआमद है। अगर बड़ा स्प्लिट यूनिट है, आपने उसमें वैक्यूम करना है, तो ये कंप्रेसर काम नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, सिस्टम बहुत बड़ा है, ये छोटा सा कंप्रेसर है। इसके लिए प्रॉपर आपको वैक्यूम पंप चाहिए, जैसे वो वैक्यूम पंप लगा हुआ है, सामने बना हुआ है, वो सामने, हाँ ये सामने लगा हुआ है, ये वैक्यूम पंप आपको लेना पड़ेगा। ये कम से कम छोटा साइज में आपको मिला था 60-70 हज़ार रुपये का मिलेगा, नीचे नहीं मिलेगा। ये तो कम से कम 2-2.5 लाख रुपये। तो ये वैक्यूम पंप बहुत ज़्यादा महंगे हैं। इसके अंदर वैक्यूम ऑयल भी डलता है, ऑयल भी डालना पड़ता है। तो बड़ा जब काम करेंगे, नोट भी बड़े आते हैं, खर्चा भी आपको सामान एक ही बार लेके प्रॉपर रखना पड़ता है, और सामान अपने नज़र में रखना होता है, शिकायतों के सारे नहीं छोड़ना होता। वो तो लापरवाही करेंगे, आपका नुकसान कर देंगे, उनको तो पता नहीं है कि कितने के पैसे, कितने की चीज़ आ रही है। तो इस वजह से आपने ये ध्यान में रखना है, आपके पास जो वैक्यूम पंप आप लेकर आ रहे हैं, वो आपके पास वैक्यूम पंप आपका हैवी अच्छी नस्ल का है,
तो आप उसे संभाल के रखेंगे। अगर छोटे लेवल पे आप काम करें, बड़े लेवल नहीं है, तो आपके फ्रिज का कंप्रेसर 1 बड़ा 2 का 1 बड़ा 3 का आपका ठीक है, कारआमद है, बेहतरीन काम करेगा। फ्रिज है, डीप फ्रीज़र है, वाटर कूलर है, विंडो एसी है, स्प्लिट एसी, आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। अब देखें, अब इसके अंदर आपने कैपिलरी ट्यूब का टाँका लगा दिया, ये सेक्शन लाइन वेपरेटर की लाइन कंप्रेसर में आ रही है, इसके साथ आपने पंप लगाया। अगर आपके पास पंप नहीं है, फिर आपके पास दूसरा रास्ता होता है नाइट्रोजन का सिलेंडर। आप नाइट्रोजन का सिलेंडर इस्तेमाल करें। नाइट्रोजन का सिलेंडर बड़ा महंगा पड़ता है, हमें बारे में नहीं आता, हमें सूट नहीं करता, हम नहीं अफोर्ड कर सकते, उसकी भराई इतनी ज़्यादा है, सिलेंडर इतना महंगा है। हम लोग जो इस्तेमाल करते हैं या हम कंप्रेसर इस्तेमाल करते हैं प्रेशर के लिए, नाइट्रोजन हम इस्तेमाल नहीं कर सकते। अब हम क्या करेंगे, हमारे पास ये आपके पास वैक्यूम पंप है, जो आम कंप्रेसर होता है वैक्यूम पंप के लिए इस्तेमाल होता है। इसके साथ 3 लाइनें होती हैं, एक लाइन चार्जिंग लाइन, इसके बराबर वाली लाइन सेक्शन लाइन, जिससे ऊपर नीचे जो लाइन है वो डिस्चार्ज। ठीक हो गया। अब हम क्या करते हैं, जब वैक्यूम पंप हम बनाते हैं तो एक लाइन को हम बंद कर देते हैं, बिल्कुल सेक्शन लाइन को हम पक्का टाँका लगा देते हैं। इस वजह से टाँका हम लगाते हैं ताकि सेक्शन कमल हो सके, इधर से हवा को खींच सके। अगर दोनों लाइनें खुली हुई होंगी तो ये हवा को नहीं खींच सकता, सब करेगा, अंदर वैक्यूम बनेगा, अंदर वैक्यूम उस सूरत में बनेगा जब ये रास्ता बंद होगा। अगर ये लाइन खुली हुई है तो इधर से आपने वैक्यूम करने के लिए आपने लाइन लगाई हुई है, तो कंप्रेसर इधर से हवा खींचता रहेगा, जब इधर से हवा खींचेगा तो अंदर वैक्यूम नहीं बनेगा। इस वजह से सेक्शन लाइन चार्जिंग लाइन में से किसी एक को आप चार्जिंग लाइन बना सकते हैं। इसको बना दे आपकी मर्ज़ी है, इसको बना दे आपकी मर्ज़ी है, लेकिन एक लाइन को आपका बंद करना ज़रूरी है। फिर आपने डिस्चार्ज लाइन के साथ एक चार्जिंग लाइन आपने लगाई हुई होती है, जैसे इधर ऑयल चार्जिंग में आपने सिखाई देखी है। उसके बाद एक लीड लेनी है, इसे इसके साथ मिला देना है, इसे इसके साथ। अगर आपके पास नाइट्रोजन का प्रेशर दे रहे हैं तो इस वेपरेटर के साथ इसी तरह लीड लगाकर आप ज़्यादा से ज़्यादा 50 PSI, ज़्यादा नहीं 50 PSI आप नाइट्रोजन का प्रेशर दे दें, क्योंकि नाइट्रोजन हाई प्रेशर गैस है। ज़्यादा प्रेशर नहीं देना, आपका वेपरेटर फट जाएगा। इस तरह कंडेंसर के अंदर भी 50-60 PSI दे दें। अगर आप एयर का प्रेशर दे रहे हैं तो 200-250 PSI कर दें, कोई मसला नहीं है, ज़्यादा नहीं देना। वेपरेटर अकेले के अंदर आप 200-250 PSI प्रेशर दे दें। अगर नाइट्रोजन का दे रहे हैं तो 50 PSI बहुत है। इसके बाद कंप्रेसर को ऑन करें। कंप्रेसर क्या करेगा, सेक्शन लाइन हमने बंद की हुई है, चार्जिंग लाइन से हवा को खींचेगा, इस हवा का प्रेशर बनाएगा, प्रेशर बनाकर आपके वेपरेटर में भेजना शुरू कर देगा। तो जैसे प्रेशर आपका 200 PSI हो जाए तो पहले गेज का वाल्व बंद करें, उसके बाद कंप्रेसर को बंद करें। प्रेशर आपने देख लिया, आपका प्रेशर आपने इतना दिया था, बिलफर्ज आपने प्रेशर 200 PSI दिया, 200 PSI पर आपने स्टैंड कर दिया। इसके बाद आपने कंडेंसर में प्रेशर देना है, इसमें भी इसी तरह देना है। एक साइड आपने बंद कर दी, दूसरी साइड पर आपने गेज लगाकर ऐसे ही आप इसके अंदर प्रेशर दे देंगे। 200, 250, 300 कर दे। कंडेंसर क्योंकि लोहे का होता है, 300 भी कर दे, कोई मसला नहीं है। लेकिन अगर आप ने वेपरेटर पे ज़्यादा प्रेशर दे दिया तो वेपरेटर फट सकता है आपका, तो ये एहतियात करनी है, वेपरेटर साइड पे प्रेशर कम रखें। अब आपने होल्ड कर देना है अपने काम, जो भी अपने कामों पे चले जाएं। जो आपके जोड़ हैं सामने वाले, जो ये तो फ्रिज के अंदर आ गया, वेपरेटर फ्रीज़र अंदर ही होता है, कंडेंसर कुछ बाहर है, तो ये कंडेंसर के पाइप लीक नहीं होते। जोड़ आप चेक कर लें प्रेशर देकर। दूसरा आप गेज को चेक करें, ये जहाँ पर हल्की झाग लगाकर ये जोड़ लीक तो नहीं है, यहाँ बबल हल्की झाग लगाएं कि इनसे बबल तो नहीं आ रहा। अगर बबल आ रहा है तो लीकेज है, प्रेशर ज़ाय करके उसको ठीक करें, लीकेज यहाँ नहीं होनी चाहिए। फिर आपको पता नहीं चलेगा यूनिट में लीकेज है या यहाँ लीकेज है, तो आपने कंफर्म करना है। ऐसा ना हो कि कस्टमर को कहें ये ख़राब है, ये लीक है। तो इस वजह से हमने लीडें, पहले हमने जो ये टाँके लगाए हैं चार्जिंग लीडें, इनको क्लियर करते हैं, इन जोड़ों को चेक करते हैं, ये लीक तो नहीं है। वाल बंद कर दिया आपने, तो ये जो साइड पोर्ट है जिससे कंप्रेसर का ताल्लुक है, इसका रास्ता ख़त्म हो गया। जब वाल आपका बंद हो गया तो इधर झाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, आपका रास्ता इधर है। तो इसको आपने चेक करना है, जोड़ चेक करने हैं। ये टाँका आपने कैपिलरी को बंद किया है, टाँका लगाया है, ये आपने चेक करना है कहीं लीकेज तो नहीं है। बड़े गौर से थोड़ी देर बाद जो बबल आता है वो मार देता है। अपने तसल्ली करने इसमें लीकेज तो नहीं है, इधर भी आपने चेक करिए लीकेज
तो नहीं है, तसली करके अपने काम पे लग जाएंगे। 2-3 घंटे बाद, 4 घंटे बाद या शाम को जब दुकान बंद करते वक्त आपने इसमें नज़र मारनी है कि किसका प्रेशर ड्रॉप हुआ है। किसी एक साइड का तो प्रेशर लाजमी ड्रॉप हुआ। आपने चेक किया कंडेंसर साइड का प्रेशर ड्रॉप हो गया। आपने कंडेंसर साइड पे 200 psi या 300 psi का प्रेशर दिया था, वो प्रेशर शाम के टाइम 290 पे आ गया। इसका मतलब है इसमें लीकेज है, लेकिन हल्की लीकेज है। वेपरेटर का साइड क्लियर है, इसका मतलब है बड़ी टेंशन ख़त्म होगी। अगर वेपरेटर लीक हो जाए तो फ्रिज बर्बाद हो जाता है। इतना लंबा खर्चा होता है, कस्टमर उसको कचरा कर देता है, वो फ्रिज नहीं ठीक करा सकता, क्योंकि 16-17 हज़ार रुपये अगला मैकेनिक लेता है। तो इस वजह से तो अगर कंडेंसर आपका लीक है फिर मसला कोई नहीं। कंडेंसर के अंदर ज़्यादातर आजकल जितने भी फ्रिज आ रहे हैं इंटरनल कंडेंसर है। इंटरनल कंडेंसर से क्या मुराद है, आपके पास ये फ्रिज है, फ्रिज से बाहर ये पीछे कंडेंसर जाली लगी होती है, जाली लगी हुई है। फिर ये जाली जो पाइप है ये ले जाते हैं फ्रिज की बॉडी में, बॉडी से आके फिर ये वापस आ रहा होता है, फिर यहाँ पर ड्रायर आ जाता है। बाज़ क्या करते हैं, बाज़ इस तरह करेंगे, ये कंप्रेसर से डायरेक्ट बॉडी में ले जाएंगे, बॉडी से फिर वापस आ जाएगा, फिर यहाँ पे ड्रायर आ जाएगा। बाज़ क्या करते हैं, कंप्रेसर है, कंप्रेसर से डायरेक्ट कंडेंसर जहाँ ख़त्म होता है यहाँ से बॉडी भी ले जाएंगे, बॉडी से वापस ले आएंगे, यहाँ पे ड्रायर लगाते हैं। हर कंपनी अपने हिसाब से काम करते हैं, मुख्तलिफ एंगल से काम कर रही होती है, लेकिन कुछ हिसाब बाहर रखती हैं, कुछ हिसाब बॉडी में ले जाती है। फिर वापसी पे ड्रायर लगाती हैं, ड्रायर वापसी पे एंड पे लगना है, जहाँ कंडेंसर ख़त्म हो रहा है, हवा फ्रिज के अंदर से होकर बाहर आ रहा है या सामने ओपन हो रहा है, जहाँ कंडेंसर ख़त्म होना है वहाँ आपका ड्रायर लगना है। आपने देखा कि प्रेशर उसका वेपरेट अपनी जगह पर है, इसका प्रेशर ड्रॉप हो गया तो हम कुछ भी नहीं करते। हमें पता होता है, एक्सपीरियंस के तौर पे हम आपको भी बता देते हैं कि इसका इंटरनल कंडेंसर गया होगा। इंटरनल कंडेंसर जिन कंपनियों ने कॉपर का लगाया होता है तो वहाँ लीकेज के चांस नहीं है, कॉपर लीक नहीं होता। जिन कंपनियों ने लोहे का कंडेंसर लगाया होता है उसका 100% चांस होता है ये लीक कर जाए, इसने लीक करना ही करना है। आज नहीं 6 महीने बाद, साल बाद अंदर नमी होती है, मॉइस्चर होता है, वो इसको लोहे को खा जाते हैं, गल जाता है कंडेंसर। तो हम क्या करते हैं, हम कुछ भी नहीं करते, हम पिछड़ा ही उसी पे फेरते हैं। हम क्या करते हैं, इंटरनल कंडेंसर बिल्कुल ये यहाँ से बॉडी के अंदर कंडेंसर गया, बॉडी से ये वापस आया, फिर ये आ रहा है। इसका मतलब है कि ये कंडेंसर इधर गया और ये यहाँ पर वापस आ रहा है। हम क्या करते हैं, इसको यहाँ से हम काट देते हैं। काटने के बाद ये ट्यूब पे यू बनाकर इस तरह हम आपस में कॉपर का एक टुकड़ा इस तरह यू बनाते हैं, आपस में जॉइंट डायरेक्ट कर देते हैं। पहले क्या था, ये गैस इधर जा रही थी, इधर से वापस आ रही थी, हमने गैस को यही रोक दिया। अब हम फिर इसके अंदर प्रेशर दे देते हैं, फिर हम 200-300 फिर प्रेशर दे देंगे। अब हमें 100% तसल्ली होती है, लीकेज के चांस नहीं, क्योंकि लीक इंटरनल कंडेंसर होता है। आपने चेक किया 2 घंटे 3 घंटे, अब हमारे चेक करने का तरीक़ेकार ही चेंज हो जाता है। हम अब चेक किस तरह करते हैं, फास्ट ट्रैक पे चेक करते हैं। कैसे चेक करेंगे, कोई है मेरे पास बंदा जो मुझे बता सके, खुद हम कैसे चेक करेंगे फास्ट? हम इसके लिए इसमें वैक्यूम कर देंगे। हम इसमें क्या करेंगे, प्रेशर नहीं देंगे, हम वैक्यूम कर देंगे। वैक्यूम, आपको पता है वैक्यूम एक ऐसी चीज़ है, खला पैदा हो जाता है। जहाँ भी हल्की सी लीकेज होगी आपका वैक्यूम फ़ौरन 10 से 15 मिनट में ब्रेक हो जाए, क्योंकि हवा हर जगह मौजूद है। जहाँ पर दबाव कम में हवा उधर दाखिल हो जाएगी, आपको ज़्यादा से ज़्यादा 10 से 15 मिनट इंतज़ार करना पड़ेगा। आपको वो बता देगा हाँ जी क्या है, आपका वैक्यूम टूट जाएगा। अगर कहीं लीकेज होगी 10 से 15 मिनट के अंदर वैक्यूम टूट जाता है, आपको पता चल जाता है इसमें लीकेज। फिर लीकेज कहाँ है, फिर हमें प्रेशर देने पड़ते हैं। लेकिन इसी तरह अगर हमें बहुत जल्दी हो, काम खुद करना हो, यार शिकायत पे इतबार नहीं है, हम क्या करते हैं, हम दोनों साइडों पर लीकेज को चेक करने के लिए हम प्रेशर नहीं दे सकते। एक तरीका और भी बता दूँ, पहले हम थोड़ा सा प्रेशर देते हैं, प्रेशर देकर हम गेजें वगैरह चेक करते हैं, क्योंकि वैक्यूम की मौजूदगी में आप लीकेज नहीं चेक कर सकते, अंदर खुला है। अगर आप लीक लगाएंगे, झाग लगाएंगे लीकेज चेक करने के लिए, वो पानी आपकी लाइनों में चला जाएगा, आपके लिए अजाब खड़ा कर देगा। तो जब भी आपका वैक्यूम हो, वैक्यूम के मौजूदगी में कभी झाग नहीं लगाई जाती। आपका वैक्यूम टूट गया, बंदे का दिमाग काम नहीं कर रहा था, झाग लगा देता है, वो तो खुदा ना खासा अगर बुराई लिखी है, जहाँ पर उसने झाग लगाई है वहाँ पर लीकेज थी, वो तो पानी गया अंदर। चलो अब डांस करो, अब
गिट्टी गोड़े में फ्रिज बैठ गया। क्यों? हल्की सी भी नमी होगी वो आपके सिस्टम में जाके बर्फ बन जाएगी, गैस के रास्ते को ब्लॉक कर देगी। आपका यूनिट बार बार जो गैस का डबल नुकसान एक हल्की सी गलती की वजह से। तो इस वजह से आपने यहाँ पे ये ख्याल करना है कि आपने जब पहले आप थोड़ा सा प्रेशर देंगे। प्रेशर हम थोड़ा सा क्यों देते हैं? इस वजह से देते हैं ये हम जोड़ चेक कर लें, लीडें हमारी कहीं लीक तो नहीं, ये लीडें जो हमने लगाई हैं लीक तो नहीं है कहीं, क्योंकि वैक्यूम में तो नहीं पता चलेगा, अंदर तो एयर ही नहीं है, हवा ही नहीं है, वैक्यूम तो खींच के परे मारेगा हवा को। आगे ये वैक्यूम आ रहा है डिटेल के साथ। अब आपने यहाँ पर आपने इसके अंदर वैक्यूम किया, इधर भी हमने वैक्यूम किया, पहले प्रेशर देकर थोड़ा सा जोड़ चेक करने हैं, तसल्ली होगी, फिर हम वैक्यूम कर देते हैं, फिर हम वही बैठ जाते हैं। 10-15 मिनट में आपको क्लियर हो जाता है कि इसमें लीकेज है, इसमें लीकेज। फिर हम उसमें प्रेशर स्टैंड करते हैं। प्रेशर स्टैंड करने समय क्या है, हमें पता चल गया इसमें लीकेज है। प्रेशर स्टैंड करने का हमें एक फ़ायदा होता है, वो बताता है इतनी बड़ी लीकेज है। अगर प्रेशर फ़ौरन रिलीज़ होना शुरू हो जाए, इसका मतलब इसमें सर बड़ी लीकेज है। अगर प्रेशर थोड़ा रिलीज़ होता है, हल्का सा रिलीज़ हो रहा है कई घंटे बाद, तो इसका मतलब है इसमें बहुत हल्की लीकेज है। अगर इसमें गैस डाल भी जाएंगे 6 महीने साल फिर भी निकाल दें, इतनी हल्की लीकेज है। ऐसी हल्की हल्की लीकेज होती हैं जो वैक्यूम भी 2-3 घंटे बाद जाके तोड़ती हैं, तो इसका मतलब बहुत हल्की लीकेज है, बाल बराबर लीकेज है। अगर गैस भी डाल दी जाए तो 6 महीने 5-6 महीने गर्मियों का अगर मौसम है तो निकाल दें। तो ये होता है कि अगर कस्टमर जल्दी कर रहा है, फिर हम इस तरीके से चेक करके हमें क्लियर हो जाता है कि लीकेज बड़ी है या छोटी है। छोटी लीकेज है फिर हम कहते हैं सर इसमें टाइम लंबा है, खर्चा लंबा है, अब हम गैस डाल देते हैं। आप किराए से 5-6 महीने गर्मी निकालें, गर्मी जब एंड हो जाए फिर आप हमें दे दें, हम इसको प्राप्त कर दें। अब यहाँ पर अगर इंटरनल कंडेंसर लीक है तो फिर हम क्या करते हैं, लीकेज हमने प्रेशर दिया, प्रेशर ड्रॉप हो गया। प्रेशर ड्रॉप हो गया इसका मतलब इंटरनल जा रहा है। इंटरनल हम चेक करते हैं लोहे का है या कॉपर का है। अगर कॉपर का है फिर हमारी छठी इस कहते हैं ये क्या मसला है, लीक तो नहीं होना चाहिए। फिर हम इसके अंदर प्रेशर पूरा दे देते हैं, 200-250-300 पर इंडिया से प्रेशर देकर बाहर कंडेंसर भी चेक करते हैं कहीं लीकेज बाहर तो नहीं है, फिर मुसीबत हमारी कहीं पाइप तो नहीं लीक होती गल गई। तो इस तरीके से जब हमारा प्रेशर ड्रॉप हो जाएगा, समझेंगे कि यहाँ लीकेज है, तो सबसे पहले इंटरनल कंडेंसर को करते हैं। अगर इंटरनल कंडेंसर कॉपर का है फिर भी हम प्रेशर देते हैं इसके अंदर कि ड्रॉप करता है कि नहीं करता। अगर प्रेशर ड्रॉप हो जाए तो सबसे पहले इंटरनल कंडेंसर को काट देते हैं, फिर इसको आपस में हम मिलाते हैं। आपस में मिलाकर फिर हम प्रेशर नहीं देते, फिर हम वैक्यूम कर देते हैं। आया वैक्यूम टूटता है कि नहीं टूटता? अगर वैक्यूम टूट जाता है इसका मतलब है बाहर वाला कंडेंसर लीक है। ठीक है, इंटरनल अपनी जगह पर है क्योंकि कॉपर का है, ये बाहर वाला कंडेंसर लीक है, तो इस कंडेंसर को रिपेयर भी किया जाता है। इसको टांका नहीं लगाया जाता। टांका क्यों नहीं लगाया जाता? इस वजह से नहीं लगाया जाता, ये लोहा है, गल चुका है। आप एक जगह टांका लगाएंगे, फिर ये कार्बन बनाएगा, फिर ये तंग करेगा, फिर सत्यानाश करेगा फ्रिज का। तो बेहतर है कि इसको रिप्लेस कर दिया। तो क्योंकि लोहा जब गल गया है, गलना सुराख हो गया लोहे के अंदर, इसका मतलब लोहा गल रहा है, ये इतना पुराना कंडेंसर है। तो इसका रास्ता, बेहतरीन रास्ता ये होता है कि इसको रिप्लेस कर दिया जाए, इसको बेंड भी किया जाए। ऐसे ऐसे मैकेनिक भी देखे हैं फ्रिज के अंदर। बात फ्रिज के अंदर बड़ी मज़ेदार चीज़ है, फ्रिज के अंदर बाहर कंडेंसर होते हैं। बास कंपनियाँ इंटरनल कंडेंसर देती हैं कि बाहर से फ्रिज बिल्कुल प्लेन होता है, उसके अंदर कंडेंसर होता है। एक शहजादा ऐसा था, शहजाद नाम भी उसका शहजाद था, तो और फ्रिज किसका था? मेरे दोस्त का था, मुझे पता नहीं था उसका फ्रिज पड़ा हुआ है। जब उसके घर गया तो मैं देख के हैरान, ये क्या हुआ पड़ा है। उसने किया क्या है, उसने पीछे से बॉडी को फाड़ दिया, फाड़ के इंटरनल कंडेंसर निकाला, उसको टांका लगाया, टांका लगा के फिर फिट किया। फिर कहाँ फिट होता है? ऐसे फ्रिज हमारे पास आते हैं जिसके इंटरनल कंडेंसर लीक होता है, तो ऐसे कस्टमर को हम बताते हैं कि सर कंडेंसर इसके बाहर लगेगा, ये अंदर वाला नहीं खुलेगा, ये खत्म। क्यों? एक तो हमें ये पता चल गया कंडेंसर लीक है, लोहा है। जब लीक हो रहा है लोहा, तो इसका मतलब ये गल गया, ये गल रहा है, इसको रिपेयर करना दिमाग खराब करना है। दूसरा, हमें ये भी पता है कस्टमर का सर पैर नहीं है। अभी तो ये कस्टमर कुछ कह रहा है, जब इसका मलिया मेट होगा, पीछे से हम फ्रिज की बॉडी को हम फाड़ेंगे, तो जब दोबारा फिटिंग हम करेंगे वो फिटिंग ही नहीं आ, सारे डेंट पड़ेंगे। जब घर जाएगा, बुढ़ी ने उस पर जूता उठाना है, उसने आके हमें जूता उठाना है, तो वो मत्थे लगना है। उसके बेटियों ने बेटों ने वो कहेंगे फ्रिज तो बर्बाद करा के हैं। हम उसे कहते भी रहे, फिर भी उसने नहीं सुना। तो फिर ऐसा जो मैकेनिक इस तरह काम कर देता है, वो फ्रिज उसके गले की हड्डी बन जाता है, वो अजाब बन जाता है। मेरे मत्थे भी बाबा जी लग गए,
मैंने 2-3 दुकानदारों को बुला लिया, मैंने कहा यार ये बाबा जी ये कह रहे हैं, इनको मैं ये मशवरा दे रहा हूँ कि हम कंडेंसर बिल्कुल इसकी बॉडी के साथ लगाएंगे। वो कह जी पीछे जगह नहीं है मेरे पास, वो जगह नहीं है तो 1 सूत्र 2 सूत्र जगह उसने घेर लिए, तो मैं जगह वाली क्या बात है, बड़ा वो चुट चुट कर दिमाग ख़राब करे, फिर एंड पे राज़ी हो गया। मैंने पीछे लगा दिया, मैंने कहा ये देखे बाकी अब इसमें क्या मसला है, कोई मसला नहीं, बिल्कुल नहीं यार देखे पीछे बुरा लग रहा है। अजीब व गरीब बातें करते। अब कस्टमर कहता है, कस्टमर को उधर काम करो फिर भी हम फंसते, इस तरह काम करो फिर भी हम फंसते, अजीब व गरीब कस्टमर होता है। तो इस वजह से कभी भी गलती से वो काम नहीं करना जिस पे अगले आके बात करे। टेक्निकल अपने जहन में सोच रहे। नंबर 1 आपकी पहली सेंस ये काम करनी चाहिए क्योंकि आम मैकेनिक नहीं है, आपकी कैटेगरी हमारी कैटेगरी आम मैकेनिक से 1000 गुना ज़्यादा हो। आप कभी अपने आप को आप इस लेवल पर नहीं सोचते, हम लोग सोचते हैं क्योंकि उनके काम करने का तरीक़ेकार बेतुका होता है, लेकिन हम हर चीज़ को समझते हैं। अब जैसे अच्छा वो कंपनी, वो एक जगह मेरा उस्ताद भी था, वो यम्मी आइसक्रीम का सुपरवाइज़र था और मैं वहाँ पे असिस्टेंट था। तो वो ये काम कर रहा था, वो फ्रिज जब मैं घर में गया तो अच्छा उसने ये काम ये नहीं किया, उसने वेपरेटर भी इसका फाड़ दिया। पता है वेपरेटर में उसने ज़्यादा प्रेशर दिया, फट गया। फिर जब मैं गया फ्रिज के ऊपर इस तरह वो एक वेपरेटर बना के ना पाइप बना के ऊपर रखे हुए हैं, उसके ऊपर उन्होंने बर्तन रखे हुए। मैंने कहा ये किस मैकेनिक ने काम किया, मुझे कह रही थी शहजाद वो नाले के पास बैठा। मैंने कहा वाह बहुत ज़बरदस्त, 1000 रुपये का फ्रिज की कीमत ही नहीं, वो 10 रुपये का फ्रिज ही नहीं रहा, वो तो कचरे वाली गेम कर दी उसने। ऐसे ऐसे मैकेनिक भी होते हैं कि जिनके पास टेक्निकली ना कुछ होता है, बस पेटू का काम ना करना, पैर तो करने क्या लगा है। आपका कंडेंसर लीक हो गया, आपके सेंस होनी चाहिए कंडेंसर लीक हुआ है, अंदर जोड़ नहीं है, लीक हुआ है इसका मतलब है कंडेंसर तो लोहे का गल गया, लोहा गल गया। जब उसके आप दोबारा टाँका लगाएंगे वो तो अंदर कार्बन छोड़ेगा, गल रहा है तो वो तो कार्बन छोड़ दिया उसने, कार्बन छोड़ेगा, आपके सिस्टम को ब्लॉक करेगा, आपके कंप्रेसर को बर्बाद करेगा। आपको ये पहले चीज़ें सोचनी चाहिए, मैं जो काम करने लगा हूँ इसके साइड इफ़ेक्ट्स और इसके बेनिफिट्स क्या हैं, मैंने कैसे काम करना है, इन चीज़ों को मद्देनज़र रखकर आपने काम करना है। अब देखिए अब यहाँ पर इंटरनल आपने काटा, फिर आपने प्रेशर दिया, फिर प्रेशर आपका ड्रॉप हो गया, इसका मतलब है बाहर वाला कंडेंसर है, मैं इसको चेक नहीं करूँगा ना, इसको मैं टाँका लगाऊंगा। अगर प्रॉपर काम करूँगा तो उठा के परे मारूंगा, उसकी जगह नया कंडेंसर लेकर। अब नए कंडेंसर ले आने में भी परेशानी है, आपको ज़्यादा बता रहा हूँ कि जा तो नहीं रही कि जब पॉइंट से पॉइंट निकल रहा है, अगर वो चीज़ें बिना बताएं तो फिर आप फंसेंगे। हाँ सर जी सोए हुए? नहीं सर बाकी अब यहाँ भी इश्यूज़ है, क्योंकि इश्यूज़ बताने लाजमी है, ये हमारी जिम्मेदारी है। इशू ये बताने हैं कि आप कंडेंसर जब बाज़ार में जाएंगे, आप लेने के लिए आप कंप्रेसर साइज़ नहीं बता सकते। आप बताएं हाँ जी कंप्रेसर मेरा 1 साइज़ का लगा हुआ है, मुझे कंडेंसर 1/6 का दें, जो आज से 5, 6, 7 साल पहले था। हम ऐसे गए उठा के लाए 1/6 का लगा दिया, मसला नहीं। अब नहीं है ऐसा, अब इन्होंने चक्कर ही कम कर दिए, उसके राउंड टर्न ही कम कर दिए, कंडेंसर ही शॉर्ट कर दिया, फैलाव उतना रहेगा, पाइपों में स्पेस ज़्यादा दे दी। पहले स्पेस इतना था, पाइप मोटा था, पाइप पतला कर दिया, कंडेंसर में स्पेस दे दिया, उतनी बड़ी जाली लगती है लेकिन सर्कुलेशन एरिया पूरा नहीं होता। अब हमें कैसे पता चलता है सर्कुलेशन एरिया शॉर्ट हो गया? पता हमें इस तरीके से लगता है जब हम गैस चार्ज करते हैं ड्रायर आग बना होता है, ड्रायर को हल्का, जब आप गैस चार्ज करें जो आपका ड्रायर है, अभी आपने काम करना है सारा, ड्रायर हल्का सा गर्म होना चाहिए, बस पता चले कि ये गर्म है। अगर ड्रायर ज़्यादा गर्म है तो इसका मतलब है इसके अंदर जाने वाली जो प्रेशर है गैस का, वो हेड प्रेशर बहुत ज़्यादा हो रहा है और गैस लिक्विड फॉर्म में भी चेंज नहीं हो रही प्रॉपर। कंप्रेसर में लोड आएगा, कंप्रेसर आपका हीट अप होगा। जब भी आपका ड्रायर ज़्यादा गर्म हो गया इसका मतलब है आप कंप्रेसर का सत्यानाश कर रहे हैं। तो ऐसी सूरत के अंदर आपने क्या करना है, आपने करना ये है कि आपने टर्न काउंट करने हैं। कंडेंसर जब भी लेने जाए साइज़ पे बिल्कुल नहीं जाना, हाँ जी इतना बड़ा है तो मैं भी इतना बड़ा लेके जाऊँ। आप उसके साथ पैमाइशी नहीं करना मैकेनिक की तरह, हाँ जी ये कंडेंसर इसके साथ लगाए देखिए कितना छोटा है कितना बड़ा है, नहीं, आपने टर्न काउंट करने हैं। टर्न कितने हैं? टर्न अगर एक जैसे तो पाइप का साइज भी मद्देनजर रखेंगे कि जो कंडेंसर ले रहे हैं उसके पाइप का साइज़ क्या है, वो छोटा है या मोटा है, इसको भी आपने मद्देनजर रखना है। तो साइज़ आपने क्या करना है, आपने टर्न काउंट करने हैं, टर्न काउंट करके आपने कंडेंसर लेना है। आया इस जो पहले वाला कंडेंसर इसके 10 टर्न है, अब आपने क्या करना है, आपने उसी टर्न का लेना है। अगर जो पहले वाला कंडेंसर उसका पाइप भी मोटा है, इसका पाइप छोटा है, फिर आपको कंडेंसर के अंदर 5, 6, 7 टर्न एक्स्ट्रा लेने पड़ेंगे।
क्यों? क्योंकि सर्कुलेशन एरिया में बहुत ज़्यादा फर्क पड़ जाएगा, उसमें प्रेशर कम हो रहा होगा, इसमें प्रेशर टप जाएगा क्योंकि उसकी चौड़ाई ज़्यादा है, इसमें रेफ्रिजरेंट का बहाव कम है, इसके अंदर बहाव बड़ा तेज़ होगा, पतला पाइप है। तो इन चीज़ों को आपने देखना है जब कंडेंसर आप रिप्लेस करें, जाके ये नहीं कि इस साइज का दे दो, नहीं, आपने उसकी टर्नें गिननी है और उसकी लेंथ गिननी है, आया इसकी चौड़ाई कितनी है, इसकी चौड़ाई कितनी, फिर अपनी मेजरमेंट करके अपने कंडेंसर ले आना है। अगर कंडेंसर उस साइड का उस साइज का अवेलेबल नहीं है, फिर हम एक्स्ट्रा डबल कंडेंसर लेते हैं। अब क्या है, एक कंडेंसर आपने लगाया, ये देखें, ये डिस्चार्ज लाइन से लाइन गई, ये कंडेंसर आपका है, ये लग गया। अब दूसरा कंडेंसर, ये सर्कुलेशन एरिया पूरा नहीं कर रहा, इसका टर्न कम है, एक कंडेंसर और आपने लिया, फिर टर्न पूरे बनेंगे। फिर क्या करेंगे, कंडेंसर ऐसे होगा, एक लाइन ऊपर से शुरू होती है और दूसरी एंड खत्म होती है, जहाँ एंड होता है जहाँ ड्रायर लगता है। अब आपने क्या किया, दूसरा कंडेंसर लिया, इसकी जो इसका एंड है, जो इसका एंड है वो इसका पहला सिरा बनेगा, पहला सिरा बनेगा तो ये कंडेंसर इस तरह बन जाएगा, ये आ जाएगा और ये एंड हो जाएगा जहाँ पर आपका ड्रायर लगेगा। गैस इतना ध्यान रखें, गैस ऊपर से नीचे की तरफ है, नीचे से ऊपर ना जाए, बस। अब जहाँ ये एंड हुआ है, कंडेंसर बिल्कुल ये एंड हुआ है, तो ये दूसरा कंडेंसर जो अब आपने लगाया है, तो दूसरा जब आपने कंडेंसर लगाया है तो ये गैस की सर्कुलेशन ऊपर जा रही है, ऊपर से फिर ये नीचे आ रही है, फिर ये नीचे, फिर ये एंड, ये यहाँ पर एंड, यहाँ पर आपका ड्रायर। इस तरह आपने टर्न वाइज लेना है कंडेंसर, जब भी लेना है कल जाए कंडेंसर। तो अगर इंटरनल कंडेंसर आपका लीक हो गया, फिर क्या करेंगे, वो तो अंदर है, बॉडी के अंदर है, इसकी पैमाइश कैसे करेंगे। इसका तकरीबन 16 से 24 फुट तक पाइप होता है, ये जब हमने काटे हैं फ्रिज तो उसके अंदर ये फैमेश निकली है। तो इसके साथ हम क्या करते हैं, 1/6 का कंडेंसर लगा दें, 1/6 का कंडेंसर आप इसके साथ लगा दें, कोई इशू ही नहीं खड़ा होगा, कोई प्रॉब्लम ही नहीं आएगी, कोई मसला ही नहीं आएगा, ये सर्कुलेशन एरिया को पूरा कर दें। 1/6 का इसके साथ आप कंडेंसर, जब इंटरनल कंडेंसर लीक हो जाए तो इसके साथ 1/6 का इसके साथ कंडेंसर अटैच करेंगे बैर वाले के साथ। अगर आप नहीं करेंगे, इस तरह करेंगे तो हेड प्रेशर बढ़ेगा, आपका यूनिट प्रॉब्लम करेगा। इन चीज़ों को अपने मद्देनजर रखना है। आपने इसके साथ जब इंटरनल लीक हो जाए 1/6 का आपने कंडेंसर लगाकर इसका मसला हल कर, एक्सटेंशन लगी, यानी सर्कुलेशन एरिया पूरा हो गया, क्योंकि इंटरनल आपने काट दी है, इंटरनल कट गया तो सर्कुलेशन एरिया पूरा करने के लिए आप इसके साथ एक्सटेंशन लगाएंगे। देखो इसको दिमाग में रिपीट करो जी, सारा इंटरनल हो, फिर अब बाहर कंडेंसर लगाएंगे। अब यहाँ पर बड़ा अच्छा सवाल है, अब यहाँ पर इंटरनल कंडेंसर, फिर हम जाते हैं कंप्रेसर साइज पर। आपके पास कंप्रेसर साइज क्या आ रहा है, कंप्रेसर साइज क्या आ रहा है, उस साइज के हिसाब से आपने क्या करना है, फिर आपने साइज लेना है। इंटरनल में हम कंप्रेसर साइज को मद्देनजर रखते हैं, 1/6 में बिलफर्ड 1/6 का कंप्रेसर है। अब हमें ये अंदाज़ा फील्ड में काम करते हुए हमें अंदाज़ा हो चुका होता है कि 1/6 के जो टर्ने हैं, ये चीज़ आपको कहते हैं कि सीखा करें कि अगर आया ये कंप्रेसर किस साइज़ के साथ कितनी टर्नें आ रही हैं, उसी टर्न के हिसाब से फिर हम कंडेंसर लेंगे। वो जो बाज़ार में लिखा होगा नहीं आता, वैसे आपको मैं समझा देता हूँ। जहाँ 1/6 का कंडेंसर लगा होता है वहाँ पर आप 1/4 का लगाएंगे, लिख ले अपने पास। अगर इंटरनल के टकरा जाए, ये 2-3 दर्जे बड़ा लेना होता है वरना साइज छोटा होता है। 1/6 का आपके पास कंडेंसर लगा हुआ है पहले, तो बाजार से आप जब इसके साथ अटैच करेंगे 1/4 का रन करें। अगर 1/5 का लगा हुआ है तो 1/3 में है। अगर 1/4 लगा हुआ है 1/3 लगा के इसके साथ आपने 1/6 और ऐड करना है। सर ये उसके ऊपर साइज लिखा होगा, कंडेंसर ऊपर लिखा होगा। 1/6 लगा हुआ है 1/4 लगाएंगे, 1/8 लगा हुआ है 1/5 लगा हुआ है 1/3 लगाएंगे, 1/4 लगा हुआ है 1/3 के साथ आप एक्सटेंशन दे देंगे 1/6 की, 1/8 की भी दे दें, चल जाती है, 1/8 भी आप कर सकते, तो 1/3 प्लस 1/8 करेंगे आप।
सर ये इंटरनल कंपनी की राय ये होती है इंजीनियर्स की कि अंदर कूलिंग होती है, अंदर इंसुलेशन भी है। वो कहते हैं कि हर इंसुलेशन जो है उसमें से हरारत लाजमी तौर पर लीक होती है। देखो कितने भी आप इंसुलेशन क्यों लगाएं, उसमें से लाजमी तौर पर हरारत लीक होती है। वो हरारत असरअंदाज होती है कंडेंसर पर, जिसकी वजह से गर्म बुखारात ज़्यादातर जल्दी ठंडे होते हैं। गर्म बुखारात अपनी गर्मी को ज़्यादा बेहतर ठंडे करते हैं बानस्बत बाहर के। बाहर गर्मी है, किचन में आपने फ्रिज रखा हुआ है, तो ऐसी सूरत के अंदर अगर इंटरनल है तो बेहतर काम करेगा। बाज़ कंपनियां कंडेंसर पीछे भी लगाती हैं और नीचे भी लगाती हैं, फर्श पर भी लगाती हैं। फर्श पे लगाने मतलब फ्रिज पे नहीं लगाती, फ्रिज के नीचे वाली साइड पर। वो क्यों? वो कहते हैं ज़मीन ठंडी होती है, उसका असर कंडेंसर पर पड़ेगा, जिसकी वजह से गर्म बुखारात जल्दी कंडेंस होंगे। कंडेंसर का मकसद ही क्या है? ऐसे डिज़ाइन करती है हर इंजीनियर, हर कंपनी ये कोशिश होती है कि मेरा ये जो डिज़ाइन, ये जो मॉडल है, ये जो फ्रिज है, ये बेहतरीन रिज़ल्ट दे और बड़ी जल्दी दे, बड़ी जल्दी टेम्परेचर डाउन करे। टेम्परेचर डाउन उस सूरत में ये करेगा जब आपका कंडेंसर जो है वो जल्दी गर्म बुखारात को कंडेंस करेगा, जल्दी गर्मी को खारिज करेगा, तो बेहतरीन काम करेगा। बाज़ कंपनी ने एक और काम किया हुआ है, बड़ा ज़बरदस्त काम है उनका भी। उन्होंने क्या किया हुआ है, जो ड्रेन का जो लाइन है, पानी जो ऊपर डिफ्रास्टिंग का पानी आता है ऊपर वाले खाने में, जो पाइप ला रहे हैं वो एक नीचे ट्रे बनी हुई है, उस ट्रे में ला रहे हैं। उस ट्रे के अंदर उन्होंने कंडेंसर के 2 पाइप गुजारे हुए हैं, कंडेंसर के 2 पाइप उसमें से गुजारे हुए हैं, ताकि पानी उसके अंदर रुकेगा। पानी के अंदर नहीं डूबेंगे वो। ट्रे से पानी नीचे रहता है, ट्रे से पाइप ऊपर है, थोड़े से पानी ठंडा होगा, उसकी ठंडक ट्यूबों पर असरअंदाज होगी, जिसकी वजह से गर्म बुखारात जल्दी माया हालत में तब्दील होंगे। ये फ्रिज पड़ा है मेरे पास, ये बड़ा, इसके अंदर भी इन्होंने कंपनी ने ऐसे किया हुआ है, चाहते हो देख लेना कि इसके अंदर भी पाइप हो, ट्रे के अंदर से गुजार रहे हैं, ट्रे के अंदर पानी आता है ताकि उसकी ठंडक इन ट्यूबों के ऊपर पड़े, गर्म बुखारात जल्दी कंडेंस हो, जल्दी माया हालत में तब्दील हो। इस वजह से कहा जाता है फ्रिज को दीवार के साथ न रखें, क्योंकि ये हवा से ठंडे होने वाला है। आप फ्रिज के अंदर आप इसे किचन में न रखें जहाँ पे हेड प्रेशर ज़्यादा होता है, आप इसे ऐसी जगह पे रखें जहाँ पर ज़्यादा ठंडी से ठंडी हवा है, आपका यूनिट बेहतरीन काम करेगा, कंप्रेसर की लाइफ उतनी ज़्यादा रहेगी, आपका यूनिट का टेम्परेचर भी बड़ी जल्दी लो होगा, बड़ी जल्दी ये कूलिंग करेगा। यही चीज़ें एसी में आपको समझाई गई कि आपने एसी को जब भी इंस्टॉल करना है, आपने वहाँ पर जो टेम्परेचर है, एम्बिएंट टेम्परेचर को आपने मद्देनज़र रखना है। एम्बिएंट टेम्परेचर को मद्देनज़र रखकर फिर आपने आउटडोर लगाना है। ये पूरी डिटेल होगी, आपको मैंने पूरा समझा दिया है। अब आखिर बिलफर्ज आपका वेपरेटर लीक हो गया, अब मसला कश्मीर बन गया। वेपरेटर लीक होने का मतलब है फ्रिज बर्बाद हो गया, ये बड़ा मसला है इसका। वेपरेटर लीक आप कस्टमर को जब आप बताते हैं, कस्टमर वैसे ही कहता है ये तो अब कचरा हो गया, लेकिन अब कचरा नहीं कहेगा क्योंकि फ्रिज की कीमत इतनी ज़्यादा हो गई है। तो अब तो ठीक है, आप इधर लेबर भी तो बहुत ज़्यादा बढ़ गई, 16-17,000 18,000 तक रेट चला गया, बल्कि इससे भी ज़्यादा होगा। अब वेपरेटर के अंदर वेपरेटर जब लीक हो जाए, इंटरनल लीकेज हो गया अंदर से, फ्रिज को उन्होंने बंद रखा है, जब फ्रिज बंद रखते हैं तो फ्रीज़र लीक हो जाती है। अब फ्रीज़र आपका लीक हो गया है, तो ऐसी सूरत के अंदर अब हमारे पास क्या पोजीशन आएगी? हम कस्टमर को बताएंगे सर ये फ्रीज़र इसके अंदर नया लगेगा। पहले तो ये होता था बॉडी काट के पुराना फ्रीज़र निकाल के फेंकते थे, उसकी जगह नया फ्रीज़र अंदर डब्बा लगाते थे। अब थोड़ी सी रूटीन चेंज हुई है बाद जगहों पर। वो जो फ्रीज़र पहले लगा होता है, ठीक है, उसके अंदर की पैमाइश ली जाती है, उसकी चौड़ाई कितनी है, इसकी ऊंचाई कितनी, इसकी चौड़ाई कितनी है, इसकी ऊंचाई, अंदर का डब्बा कितना बना हुआ है, ठीक है। इसमें याद रखें 1 इंच कटिंग के चांस होते हैं। आपकी जो ट्यूबें हैं वो पीछे होती है 1 इंच। अब वो देखें, वो सामने लगी हुई है प्लेट, वो सामने नजर आ रही है, सफ़ेद कलर की। अब देखें कितनी साइड में 1 इंच चारों तरफ से बची हुई है। आप उसकी कटिंग कर सकते हैं, ट्यूबें नीचे हैं, आप वो कटिंग कर सकते हैं। हम इन चीज़ों को देख के हम कटिंग कर लेते हैं। कटिंग करके अगर साइज में बड़ा हो रहा है तो हम देख लेते हैं इसकी इतनी कटिंग हो जाएगी, ये इसके अंदर प्रॉपर फिट हो जाएगा। उस तरीके से हम इसे अंदर फिट करके फिर नीचे वाला जो पाइप है, नीचे वाली जो प्लेट है, उसके अंदर हम ड्रिल करते हैं। इधर से पाइप छोड़े हुए दोनों को रिबेट की मदद से आपस में हम क्लिप कर देते हैं वेपरेटर को। एक चीज़ का यहाँ ख्याल रखना होता है, जो नीचे वाला वेपरेटर लगा हुआ है उसकी जो ड्रेन लाइन है, जैसे पानी नीचे जाता है, वो दोनों के बराबर आनी चाहिए।
उसके अंदर मसला नहीं आना चाहिए। अगर उसमें मसला आया तो फिर पानी सारा साइडों पे जाएगा, नीचे रुकेगा, नीचे वाले प्लेट के अंदर पानी सारा रुकेगा, वहाँ बर्फ़ जमेगी, वो बर्फ़ फिर जब मेल्ट होगी सारी बॉडी के अंदर जाएगी, फिर बॉडी के अंदर सारा बॉडी जो है आपकी गलना शुरू हो जाएगी। अब क्या करते हैं, अगर स्पेस आ रहा है एक एक, तो हम क्या करते हैं, एक प्लास्टिक का छोटा सा टुकड़ा लेते हैं, उन दोनों पाइपों को आपस में मिला देते हैं ताकि पानी इधर उधर ना जाए, इधर से निकल के पानी आपका नीचे वाले प्लेट में जाए, प्लेट से ड्रेन लाइन के जरिए बैठ जाए, क्योंकि कंपनी ने डाली हुई है पहले ड्रेन, हम ड्रेन नहीं डाल सकते। अब इस तरीके से वेपरेटर फिटिंग हो जाती है। एक सुराख आपको करना होता है, एक सुराख कौन सा करना होता है, जिससे आपकी सेक्शन लाइन वापस आती है कंप्रेसर में। एक छोटा सा सुराख करते हैं जिससे पाइप आपका बाहर आ रहा है, क्योंकि वेपरेटर का ताल्लुक ये देखें सेक्शन लाइन के साथ है। सेक्शन लाइन आपने बाहर निकालनी है, बाहर निकालनी है तो आपने छोटा सा सुराख करना पड़ता है, उससे आपने इसको बाहर निकाल देना है। ये रास्ता है इसका। 16,000 18,000 तकरीबन आपको 35 और 4,000 रुपये की प्लेट मिल जाती है, तो आपने 16-18,000 रुपये लेना है। अगर आपका फ्रिज डॉलिस का है, फिर रपड़ा है, फिर रपड़ा ये है आपको नीचे वाली प्लेट भी चेंज करनी पड़ेगी। नीचे वाली प्लेट और ऊपर वाली प्लेट दोनों इकट्ठी देती है कंपनियां। इस तरह डॉलिस, बाकी फ्रिज जो है पहले ऊपर कूलिंग पूरी करते हैं, फिर नीचे कूलिंग पूरी करता है। डॉलिस क्या करता है, जो ऊपर वाले हिस्से में कूलिंग पूरी हो जाती है आधी, फिर आधी से वो फिर नीचे कूलिंग देना शुरू कर देता है, फिर कूलिंग ऊपर ले आता है। इस तरीके से वो काम कर रहा है। उसके अंदर वेपरेटर इस तरीके से बना होता है। वो वेपरेटर मैंने एक लगाया हुआ था, वो सामने लगे, बल्कि दोनों डॉलिस के लगे हुए हैं। ये सामने देखिए पतरी लगी है, अगर पतरी लगी है क्या करना है, वेपरेटर को आपने चेंज करना है। अब आपका वेपरेटर आपने चेंज करना है, वो कर दिया। कंडेंसर में जो इश्यू था वो आपने मसला हल कर दिया, मसला ख़त्म हो गया। अब हमारे पास अगला जो काम होता है वो वैक्यूम करना और गैस चार्ज करना है। और ये कंडेंसर ये था, जहाँ पर आपने एक यू ट्यूब बनाई, यू इस तरह बना के लगा दिया, ये कटिंग होगी, ये खत्म, अंदर खली वाली। इसकी जगह आपने बाहर लगा दिया 1/6 का, उस कंडेंसर के ऊपर आपने उसकी जगह शहजादे एक्स्ट्रा कंडेंसर लगाया ना, आपको कैसे हो गया, आपने इसकी जगह डबल कंडेंसर 1/6 का साथ लगाया है। आप पी के बैठे होते हैं, आपको पता है उसकी जगह आपने, आपको लगाने का तरीका भी मैंने बताया, उसके